Hello and welcome back to the channel everyone. 9th standard students, this is Basit Sir to you, welcoming you to your own classes, The Tutors. It's been a long time I have taken any lecture of history and geography. हमारा जो पोर्शन है फर्स्ट टर्म का वो भी थोड़ा सा काफी पीछे चल रहा है आई गेस, बट डोंट वरी, आई विल बी टेकिंग 5 days continuously history and geography and I will be completing your portion. Okay? See, I have to take 8th standard, not 8th standard, 9th standard, 10th standard, 11th standard, 12th standard. There is quite a huge vast portion that we have to cover. Okay, so कहीं ना कहीं हिस्ट्री और ज्योग्राफी तुम्हारा रह गया है, बट डोंट वरी, दिस इज गोइंग टू गेट कंप्लीटेड एंड आई एम गारंटीइंग यू पीपल दैट तुम लोग को ये चीज़ देखकर समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी जो मैं आज सिखाने वाला हूँ तुम लोग को. आज हम लोग कवर करने वाले हेडिंग देखकर, टाइटल देखकर तो तुम लोग को पता चल ही गया होगा कि क्या चीज़ का एक्सप्लेनेशन मैं आज तुम लोग को देने वाला हूँ. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर नंबर 5. आई थिंक वी विल बी टेकिंग 2 lectures फॉर दिस चैप्टर बिकॉज चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है. 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा. आज एक लेक्चर, कल एक लेक्चर. ठीक है, सो लेट अस गेट स्टार्टेड. ओके, चैप्टर नंबर 5, एजुकेशन. In this chapter we shall review the main stages and schemes in the development of the education system in India. We shall take into consideration primary, secondary as well as higher education and besides research institutes in some representatives areas. This will give us an idea of the educational system throughout the country. The first census of India, independent India in 1951 revealed that the extreme complexity and intractability of the educational issues in the country. In the first census, the literacy level was 17%. It rose as shown below. Now, before starting with the chapter's explanation, I would like to request you all students that please तुम लोग टेक्स्ट बुक लेकर बैठो ताकि तुम लोग के लिए बेनिफिशियल हो, समझ में बहुत इजीली आ जाए. जो मैं सिखा रहा हूँ तुम लोग के सामने बुक में लिखा हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. ओके, ये चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट आर डेवलपमेंट एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन इंडस्ट्री मेड इन इंडिया. ठीक है, एजुकेशन का जो सिस्टम था हमारा वो प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी पे चल रहा है इंडिया में. बेसिकली जब इंडिया का फर्स्ट सेंसस निकाला गया था इन द ईयर 1951, द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया वाज 17%. इट इज समवेयर अराउंड 75% राइट नाउ. ओके, सेंसस 1951 में निकाला गया था, 17% हमारी लिटरेसी थी. 1971 में 34% हुई, 1981 में 43% एंड टिल 2001 इट रोज टू 64% एंड इट इज क्वाइट अ ह्यूज डेवलपमेंट. आई कैन से दैट बहुत अच्छा डेवलपमेंट है इन दी एस्पेक्ट ऑफ लिटरेसी रेट, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. उन सब लोगों को पढ़ाना लिखाना इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब. ओके, प्राइमरी एजुकेशन पहला जो चीज़ है, हम लोग ने इंट्रोडक्शन तो ले लिया. वी टुक द इंट्रोडक्शन, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्राइमरी एजुकेशन. ओके, आई होप तुम लोग के पास टेक्स्ट बुक है और तुम लोग टेक्स्ट बुक से देखकर मेरे लेक्चर को सुन रहे हो, तो उससे क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा तुम्हें इस लेक्चर को समझना. ओके, कमिंग टू प्राइमरी एजुकेशन. प्राइमरी एजुकेशन refers to the schooling given to the children in the 6 to 14 years age group. मतलब 6 years से लेके 14 years के जो बच्चे होते हैं उन लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं, that is called primary education. ठीक है, in 1988 the central government started a scheme for the spread of primary education and to improve the educational standards. 1988 में प्राइमरी एजुकेशन इंडिया में चालू किया गया था और एजुकेशन का स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए चालू किया गया था. इट इज नोन एज ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड. इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को क्या बोला जाता है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड. द गवर्नमेंट नीड फंड्स अवेलेबल टू हेल्प इंप्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्कूल एंड टू फुलफिल मिनिमम एजुकेशन नीड्स सच एज at least 2 proper classrooms, toilets and one of the 2 teachers to be female, a blackboard, map, laboratory apparatus, small library, a playground, sports equipments etc. ये सारी चीज़ें कम से कम एक स्कूल में होनी चाहिए. बेसिक चीज़ है ये सारी चीज़ें which a school should have to become a proper educational institute. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? This scheme helped the primary education system to gain some momentum. इस पर्टिकुलर स्कीम, ब्लैकबोर्ड स्कीम की वजह से, ब्लैकबोर्ड, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की वजह से जो स्कूल्स है उसमें इम्प्रूवमेंट हुए, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें डेवलपमेंट हुआ. ओके, in 1944 this scheme was expanded and provision was made for one additional classroom and for
अपॉइंटिंग वन मोर टीचर इन द स्कूल विद एन एनरोलमेंट मोर देन 100 स्टूडेंट्स। फिर 1988 में पहले तो समझ लो कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चालू हुआ। उसमें उन लोग ने सर्टेन चीज़ें मेंशन की कि इतनी इतनी चीज़ें होनी चाहिए, मैप होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, 2 टीचर होनी चाहिए जिसमें से एक फीमेल टीचर होनी चाहिए, एक टॉयलेट होना चाहिए, ठीक है, 2 क्लासरूम होने चाहिए प्रॉपर। फिर उसको 1994 में फिर से उसको इम्प्रूव किया गया। 1988 में तो हम लोग ने जो हुआ वो पढ़ लिया। अब 1994 में उसी स्कीम के ऊपर क्या क्या किया गया था, एक्सपेंशन किया गया था। उसमें उन लोग ने एक्सपेंशन में क्या लिखा है, 1 मोर टीचर टू बी एडेड। 2 टीचर तो पहले से ही थे जिसमें से एक फीमेल थी, ठीक है, एक और टीचर ऐड किया गया। ओनली ऑन वन कंडीशन दैट 100 देयर शुड बी एटलीस्ट 100 स्टूडेंट। अगर 100 स्टूडेंट से ज्यादा हो जाते हैं तो एक टीचर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो तुम लोग, समझ में आया। और एक क्लासरूम भी ऐड करना है, नॉट जस्ट 1 टीचर बट 1 classroom should also be added। 3 class, now what does this scheme becomes, 3 classrooms, 3 teachers from which 1 should be female, ठीक है, and if there are more than 100 students with priority given to girl students। ज्यादातर गर्ल स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। स्कूल्स विद द मेजॉरिटी ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब स्टूडेंट्स एंड स्कूल इन रूरल एरियाज। जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको स्कूल में प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, विलेजेस में स्कूल बनने चाहिए, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। जो डेवलप्ड एरियाज नहीं है वहां पर स्कूल लाने की कोशिश कर रही थी गवर्नमेंट, ठीक है। It was also made binding upon the state government to appoint female teachers to 50% of the post in schools। अब जितनी भी स्कूल्स है, उस स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उसमें कम से कम 50% टीचर्स फीमेल होने चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, सिंपल, ठीक है, क्लियर। अगेन इन 1994 द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP ये चालू किया गया था। क्या ऑब्जेक्टिव रखने के लिए कि प्राइमरी स्कूल्स को यूनिवर्सलाइज करने के लिए। यूनिवर्सलाइज मतलब क्या, प्राइमरी स्कूल और ये जितनी भी चीजें प्राइमरी स्कूल्स को बेनिफिट दे रही है, जो हम लोगों ने पढ़ा 1988 और 1994 में, जो चीजें प्राइमरी स्कूल्स के लिए मैंडेटरी की गई थी कि 2 क्लासरूम, फिर 2 टीचर, उसमें से एक फीमेल टीचर, फिर 3 क्लासरूम, फिर 3 में से एक फीमेल टीचर होनी चाहिए, गर्ल स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, ये सारी चीजें फिर यूनिवर्सलाइज यानी कि क्या, पूरे इंडिया भर में स्प्रेड की गई और उसको एक ही यू कैन से दैट एक ही तरीके से चलाने का ऑर्डर दिया गया, ठीक है। इट वाज इंप्लीमेंटेड इन 7 स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। स्टार्ट में उन लोग ने उसको 7 स्टेट में चालू किया गया था, जिसमें से महाराष्ट्र भी एक स्टेट था। द प्लान envisaged 100% attendance in primary schools, arresting students drop out, ठीक है। अरेस्टिंग स्टूडेंट ड्रॉप आउट मतलब जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं उनको अरेस्ट नहीं करना है, डोंट गो विद द लैंग्वेज। अरेस्टिंग स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट मतलब क्या कि यू कैन नॉट फेल द स्टूडेंट्स, तुम लोग स्टूडेंट्स को ड्रॉप आउट नहीं बना सकते हो टिल 8th स्टैंडर्ड, ठीक है। एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स। हर महाराष्ट्र में 7 स्टेट में से महाराष्ट्र भी एक स्टेट था जिसमें प्राइमरी एजुकेशन को मैंडेटरी किया गया। 100% अटेंडेंस कंपलसरी है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स को अगर नहीं आ रहा है कुछ और अगर वो फेल हो जाते हैं तो तुमको फेल नहीं करना है। यू शुड नॉट मेक अ स्टूडेंट अ ड्रॉप आउट स्टूडेंट, ठीक है। थर्ड थिंग, एजुकेशन फॉर गर्ल्स शुड बी गिवन प्रिविलेज and physically handicapped students should be also given privileged. It includes programs such as research on and evaluation of primary education, alternative education, creating societal awareness etc. अब एजुकेशन तो प्रोवाइड कर ही रहे हम लोग, पर एजुकेशन के साथ साथ उनको सोसाइटी को फेस करना भी हम लोग सिखा रहे हैं। We are teaching the students how to fight with the society, how to become self-developed, how to become, you can say that independent कैसे बनना है, ठीक है। हर एक पर्टिकुलर चीज में प्राइमरी एजुकेशन क्या कर रहा था, इवैल्यूएट खुद भी हो रहा था, स्टूडेंट्स को भी इवैल्यूएट कर रहा था, ठीक है। 1995 में गवर्नमेंट ने क्या किया, मिड डे मील्स चालू किए थे। मिड डे मील्स मतलब क्या, बच्चे लोग को जब स्कूल भेजा जाता था तो उनको वहां पर खाना दिया जाता था दोपहर को।
secondary education. We studied about primary education, and if you have not understood what I have taught you right now in primary education, please go back to the video and listen and watch that video again with your textbook. उनको properly समझ में आ जाए, ठीक है? सेकेंडरी एजुकेशन, इंडिपेंडेंस के बाद एजुकेशन मिनिस्टर जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जिन्होंने बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस किए एजुकेशन फील्ड में। उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन चालू किया, ठीक है? उसका एक कमीशन बनाया उन्होंने, मतलब एक प्रोग्राम बनाया यूनिवर्सिटी एजुकेशन का। दिस कमीशन रिकमेंडेड अपॉइंटमेंट ऑफ अ सेपरेट कमीशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए एक अलग से ही डिपार्टमेंट बनना चाहिए, वो कमीशन उस चीज़ की डिमांड कर रहा था, ठीक है? जो कमीशन था, जो कमीशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनाए थे, उसके अकॉर्डिंगली जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो क्या करना है, उनको हायर एजुकेशन को, ठीक है, हायर एजुकेशन को एक अलग ही डिपार्टमेंट, सेकेंडरी एजुकेशन को एक अलग ही डिपार्टमेंट चलाएगी, ऐसा उन्होंने डिमांड किया। अकॉर्डिंगली इन 1952-53 द मुतालियर कमीशन वाज अपॉइंटेड, ठीक है? आफ्टर मौलाना अब्दुल कलाम उनकी डिमांड के बाद 1952-53 में मुतालियर कमीशन आया और उसके अकॉर्डिंगली 11+4 का जो पैटर्न था वो इम्प्लीमेंट किया गया। देखो कैसा है, एट दैट टाइम द पैटर्न ऑफ एजुकेशन कंसिस्टेड ऑफ 11+4, मतलब तुम्हारी स्कूल 11 साल की रहेगी, कॉलेज 4 साल की रहेगी। फिर उसके बाद पैटर्न चेंज किया गया फॉर द फर्स्ट डिग्री और ऑफ 11+1+3, मतलब उन्होंने क्या बोला, 11+4 जो था उसको उन्होंने चेंज करके 11+1+3 कर दिया। 11 years ऑफ स्कूल, 1 year ऑफ जूनियर कॉलेज एंड 3 years ऑफ डिग्री कॉलेज। ये मुतालियर कमीशन ने चेंजेस लाए थे। द वर्क ऑफ द कमीशन, अब ये कमीशन ने काम क्या काम किया, देखो। The commission studied secondary education, the nature of the curriculum, medium of instruction, teaching methodology, and made certain recommendations. This commission proposed the concept of higher secondary education. अब ये कमीशन ने किया क्या, मुतालियर कमीशन ने क्या काम किया? उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने पहले देखा कि टीचर्स पढ़ाने का तरीका कैसा है, उनका करिकुलम यानी कि उनका जो सिलेबस है वो कैसा है, इंस्ट्रक्शन कैसा है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि टीचिंग करने का जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने पढ़ने के बाद उन्होंने क्या बोला कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन ये एक डिफरेंट ही कंसेप्ट होना चाहिए। हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि क्या, योर कॉलेज लेवल, और यू कैन से द हायर लेवल ऑफ योर स्कूल्स, ठीक है? जैसे तुम लोग 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड करने वाले हो, 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, दिस इज योर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। It was found difficult to implement it all over the country. हायर सेकेंडरी एजुकेशन पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था उनको, बट महाराष्ट्र में तो हो गया। आज हम लोग महाराष्ट्र में हायर सेकेंडरी एजुकेशन, स्कूल सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी एजुकेशन और डिग्री कॉलेज तीनों पढ़ सकते हैं हम लोग। हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि 9th और 10th स्टैंडर्ड, और डिग्री कॉलेज यानी कि तुम्हारा 13, 14, 15, ठीक है? तो कोठारी कमीशन, okay, coming to Kothari Commission. In 1964, a commission was appointed under the chairmanship of Dr. D.S. Kothari. Dr. J.P. Nayak was made valuable contribution to the work of this commission. एक कोठारी कमीशन नाम का कमीशन चालू हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर D.S. कोठारी। उसके अंडर में काम करने वाले एक बहुत वैल्यूएबल इंसान थे जिनका नाम था डॉक्टर J.P. नायक, ठीक है? ये कमीशन क्या रिकमेंड करता है? द कमीशन ऑल्सो रिकमेंडेड द 10+2+3 पैटर्न फॉर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। आज हम लोग कोठारी कमीशन को ही इम्प्लीमेंट करके चल रहे हैं। 10+2+3, 10th स्टैंडर्ड तक हमारा सेकेंडरी एजुकेशन, 12th स्टैंडर्ड तक हमारा हायर सेकेंडरी एजुकेशन, और
15 स्टैंडर्ड तक यानी कि हमारा ग्रेजुएशन तक हमारा डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन 10+2+3 10 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड और 3 साल डिग्री कॉलेज का, ठीक है। ये सिस्टम को फिर उन लोग ने 1972 में इम्प्लीमेंट किया। द कमीशन ऑल्सो सजेस्टेड अ यूनिफॉर्म नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। उन लोग ने क्या बोला कि पूरी कंट्री में एक ही जैसा एजुकेशन सिस्टम चलना चाहिए, हर स्टेट अपना अपना एजुकेशन मत चलाओ, फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। द इंक्लूजन ऑफ द मदर टंग हिंदी एंड इंग्लिश इन एजुकेशन एज वेल एज कंटिन्यूइंग एजुकेशन एजुकेशन फॉर करस्पॉन्डेंस एंड ओपन यूनिवर्सिटीज टू मेक एजुकेशन ट्रिकल डाउन टू द लोवेस्ट रंग्स ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने क्या बोला कि सोसाइटी के लोवेस्ट टू लोवेस्ट सेक्शन तक एजुकेशन पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो एजुकेशन बहुत खर्चा वाला भी होता है, बहुत सस्ता भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द पर्सन विच इज पेइंग टू द एजुकेशन, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं कि हमको होटल मैनेजमेंट करना है या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो हमारे पास कम से कम हमारी इनकम 1 लाख रुपीस पर मंथ होनी चाहिए। बट कोई एकदम लोअर क्लास का जो स्टूडेंट है या बच्चा है वो कभी डॉक्टर बनने का सोच भी नहीं सकता है, कभी कभी लोग सोचते भी नहीं है, जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव सर्टेन टाइप ऑफ इनकम व्हिच डॉक्टर्स डिमांड, व्हिच द डिग्री ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर डिमांड। तो तुम लोग क्या करते हो, गवर्नमेंट ने क्या की, गवर्नमेंट ने क्या बोला, पूरे कंट्री में एक ही जैसा एजुकेशन लाओ, पूरे कंट्री में मदर टंग हिंदी इंप्लीमेंट करो, उसके साथ साथ इंग्लिश इंप्लीमेंट करो, करस्पॉन्डेंस चालू करो। जो लोग के पास पैसा नहीं है कॉलेज जाने, वो लोग बुक अगर खरीद के घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं और पास हो सकते हैं तो वो चालू करो। डिस्टेंस एजुकेशन चालू करो। दिल्ली की यूनिवर्सिटी को मुंबई की यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ बच्चा भी पढ़ सकता है, वैसा कुछ चालू करो, ठीक है। और वो चालू हुआ, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड दोज पर्टिकुलर थिंग्स इन द पास्ट। समझ में आ रहा है ना सबको? आ रहा है कि नहीं? देखो घर पे बैठे बैठे हाँ बोलो, मेरे को यहाँ तक सुनाई दे देगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो रिकमेंडेड इंक्रीज्ड प्रोविजंस इन द गवर्नमेंट्स बजट फॉर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ नेग्लेक्टेड सेक्शंस लाइक द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड ट्राइब्स। उन्होंने क्या बोला कि बजट जो है, जो ईयरली बजट निकलता है गवर्नमेंट का, उसमें एजुकेशन का परसेंटेज बढ़ाओ और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जैसे जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उन लोग को एजुकेशन और ज्यादा कंपलसरी और मैंडेटरी करने की कोशिश करो, जिससे उनको बेनिफिट्स हो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट adopted the 10+2+3 पैटर्न in the year 1972. This is nothing but मुडालियर कमीशन। मुडालियर कमीशन का फॉर्म हुआ 1972 में। महाराष्ट्र ने कब इंप्लीमेंट किया? 1972 में। जैसे ही आ गया महाराष्ट्र को लग गया कि बाबा ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, महाराष्ट्र ने इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। और तभी से 1975 में सबसे पहला बोर्ड एग्जाम 10th स्टैंडर्ड का कंडक्ट किया गया। समझ में आया? क्लियर? कमिंग टू थर्ड सेक्शन ऑफ एजुकेशन, दैट इज हायर एजुकेशन। अभी हम लोग प्राइमरी पढ़ लिए, सेकेंडरी पढ़ लिए, अब हम लोग हायर एजुकेशन पढ़ेंगे। एजुकेशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनको बनाया चेयरमैन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो यूनिवर्सिटी लेवल के एजुकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए इनको चेयरपर्सन बनाया गया था। इट्स फंक्शन इंक्लूडेड फाइनेंशियल क्राइम्स, द स्टैंडर्ड्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड देयर कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या बोला गया है कि उसमें वो लोग फाइनेंशियल हेल्प देते थे स्टूडेंट्स को, अगर जो स्कॉलर स्टूडेंट्स हैं, इन शॉर्ट स्कॉलरशिप देते थे, यूनिवर्सिटी को ग्रेडिंग्स देते थे कि जो यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छा काम करेगी, जिनका कैंपस ज़्यादा अच्छा है, जिनके स्टूडेंट्स को ज़्यादा जॉब मिल रही है, जिनके स्टूडेंट ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं, जिनके टीचर्स ज़्यादा अच्छे हैं, जिनका कैंपस ज़्यादा अच्छा है, जिन लोग की बिल्डिंग ज़्यादा अच्छी है, जिन लोग के एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, जिन लोग का मैनर ज़्यादा अच्छा है, जिन लोग का डिसिप्लिन ज़्यादा अच्छा है, जिन लोग के पास प्रॉपर टाइप की फैसिलिटीज़ है, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ को अच्छे से ग्रेडिंग मिलती थी और उसके हिसाब से वो लोग फाइनेंशियल हेल्प देते थे यूनिवर्सिटीज को कि जितना अच्छा तुम लोग परफॉर्म करोगे उतना ज़्यादा गवर्नमेंट तुमको हेल्प करेगी और अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो ऑब्वियसली स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज यूज्ड टू परफॉर्म वेरी नाइसली, अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से पैसा उन लोगों को मिल सके। अच्छा परफॉर्म करोगे अच्छा पैसा मिलेगा, फाइनेंशियल हेल्प अच्छी मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अनाउंस कर दिया था। मेथड ऑफ फंक्शन, एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना,
ठीक है, इसके अंडर में आता है एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ये हम लोग ने अभी पढ़ा। अभी हम लोग मेथड्स मेथड ऑफ फंक्शनिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। The commission accepted the 5-year plans method. It began to sanction and disburse grants to the universities on behalf of the government. The commission undertakes planning of university education, coordination of syllabi, giving primacy to national needs through education, and the planning and implementation of various schemes of higher education. It has done valuable work in the establishing university development councils, centers for advanced studies for postgraduate education, establishing new universities. After the advent of television in India, it initiated the countrywide classroom program which is telecast by Doordarshan on behalf of the commission. अब इतना सिंपल सा पैराग्राफ है बट थोड़ा सा तुम लोगों को डिफिकल्ट लगा होगा बिकॉज ऑफ द बिग वर्ड्स व्हिच हैव बीन गिवन इन दिस पैराग्राफ। तो मैं ही उस चीज के लिए आया हूं तुमको समझाने के लिए। व्हाट दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ फंक्शनिंग पैराग्राफ सेज, सिंपल सा है एकदम। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो ये इंसान चेयरपर्सन था हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का, थे नॉट था, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि हम लोग सिलेबस को वेरीफाई करेंगे, हम लोग मेथड ऑफ टीचिंग को वेरीफाई करेंगे, हम लोग यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के लेवल को वेरीफाई करेंगे, देखते रहेंगे, उसके ऊपर नजर रखते रहेंगे। हर यूनिवर्सिटी को हम लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फाइनेंशियल हेल्प दे देंगे अगर उनको डेवलप होना है तो, फर्स्ट पॉइंट। और हर यूनिवर्सिटी जो अच्छे से डेवलप होगी वी विल गिव देम फाइनेंशियल गिफ्ट्स। तुम अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो गवर्नमेंट तुमको ज्यादा पैसा देगी, तुम अगर खराब परफॉर्म करोगे तो गवर्नमेंट तुमको हेल्प देगी। इन शॉर्ट गवर्नमेंट विल हेल्प एंड ट्राई टू इम्प्रूव, ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ एजुकेशन व्हिच इज नेसेसरी टू इम्प्रूव द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया एंड दे हैव डन। आज के तारीख में यू नो विवा कॉलेज व्हिच आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम विवा कॉलेज एंड विवा कॉलेज को B+ ग्रेड मिला है, ठीक है, B+ ग्रेड मतलब उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मिलता है। जो कॉलेज को A+ ग्रेड मिलता है उनको ज्यादा पैसा मिलता है, जो कॉलेज को B ग्रेड मिलता है उनको कम मिलता है, जो कॉलेज को C मिलता है उनको और कम मिलता है। तो तुम लोग ग्रेड को लिए और अच्छे से अच्छा कोशिश करते हो कि कॉलेज अच्छी बने, यूनिवर्सिटी अच्छी बने और अच्छे एजुकेशन तुम लोग प्रोवाइड करो, जिसकी वजह से ज्यादा ज्यादा ग्रांट्स मिले गवर्नमेंट की तरफ से। समझ में आ रहा है? उसके अलावा जब टेलीविजन आया इंडिया में तो उन लोग ने क्या किया, एजुकेशन को पूरे इंडिया भर में दूरदर्शन पे फ्री में दिखाना चालू किया, लेक्चर्स टेलीकास्ट करना चालू किया। जैसे मैं अभी तुम लोगों को यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तभी दूरदर्शन पे पूरे इंडिया भर में लेक्चर्स आते थे। समझ में आया यहाँ तक? ओके ओके, लेट्स कंटिन्यू। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, तुम लोग ने ये तो सुना ही होगी। ब्लैक कलर का पेन कहाँ से आ गया? ओके तो अलग ये NCERT तो सुना ही होगा। ये बेसिकली CBSE बोर्ड में ज्यादातर इम्प्लीमेंट होता है। दिस बॉडी वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिल्ली ऑन 1st ऑफ सितंबर 1961। कब चालू हुआ था? 1st ऑफ सितंबर 1961 को ये बॉडी चालू की गई थी। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी स्कूल आते हैं उसको एक पर्टिकुलर एजुकेशन स्कीम एंड पॉलिसी के अंडर में लेकर बहुत अच्छे से चलाए। इन शॉर्ट NCERT वाज द सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी ऑफ एजुकेशन। समझ में आ रहा है? अपनी गवर्नमेंट हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो SSC बोर्ड है। SSC बोर्ड मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। NCERT जो है वो पूरे इंडिया का बोर्ड है, स्टेट लेवल नहीं है, वो नेशनल लेवल का बोर्ड है, ठीक है। समझ में आया? एकदम सिंपल। The NCERT was given the responsibility of education, research and development। इन लोगों को दी गई थी जिम्मेदारी किस चीज़ की? एजुकेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, ट्रेनिंग करनी है, स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग देना है तुमको, ठीक है। एक्सटेंशन, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लेवल को बढ़ाया जाए, ठीक है। एजुकेशन नए नए प्रोग्राम्स बनाए, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्कूल्स,
करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स, नए नए टेक्स्ट बुक्स, नए नए स्कूल्स, नए नए सिलेबसेस, ये सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना है, अपडेटेड सिलेबस, ठीक है, ये काम NCERT का था। It has played a central role in designing school curriculum and textbooks with the cooperation of the Central Board of Secondary Education, that is CBSE। CBSE के साथ उन्होंने कोऑर्डिनेट करके बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स, बहुत सारे सिलेबसेस नए नए बनाए हैं, ठीक है। It provides guidance and cooperation in the area of primary and secondary education to the state government, ठीक है। ये लोग स्टेट गवर्नमेंट को भी हेल्प करते हैं, नेशनल लेवल की बॉडी है, और लोग उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को भी हेल्प करते हैं इन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। It has been involved in designing workbooks and handbooks for teachers, in teacher trainings, in developing teaching learning techniques and conducting talent search examinations at the national level। टीचर्स को ट्रेनिंग दी है टीचिंग करने की, कॉन्वर्सेशन करने की स्टूडेंट्स के साथ, और बहुत सारे लोग ने टैलेंट हंट प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किए हैं जिससे उन लोग नए से नए स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं फॉर दी in search of talent in them। SCERT were established in all state on the lines of NCERT। NCERT मतलब नेशनल, SCERT मतलब स्टेट लेवल का, ठीक है, N फॉर नेशनल, S फॉर स्टेट। The Maharashtra State Council of Education Research and Training was established in Pune। अभी SCERT महाराष्ट्र स्टेट का कहां पर एस्टैब्लिश हुआ था? पुणे में। दिस इंस्टीट्यूट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस सच एज इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, मतलब टीचर्स को ट्रेन करना है, नए नए टेक्स्ट बुक बनाने हैं, नए नए सिलेबस बनाने हैं, अपडेटेड पोर्शन रखना है, और 10th और 12th का एजुकेशन जो है उसको बोर्ड एग्जाम की तरह कंडक्ट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है जिससे अपडेटेड रहे हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो एजुकेशन लेवल है महाराष्ट्र, ठीक है, ओके, क्लियर। ये जो महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च है, वो लोग एक पर्टिकुलर पीरियोडिकल भी रिलीज करते हैं जिसका नाम है जीवन शिक्षण, ठीक है, क्लियर। आई होप मैं फास्ट नहीं जा रहा हूँ, आई होप तुम लोग को बोर नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज आई एम जस्ट टीचिंग टुडे, आई एम नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ any activity which can attract you people, but I think तुम लोग को समझ में आ रहा है। If you are not understanding, please बार बार इस वीडियो को देखो जिससे तुम लोग को समझ में आ जाए। नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक करके देख लो, बट देखो इस वीडियो को, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ओके, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? According to this policy, certain changes of a fundamental nature were brought about in primary, secondary and higher secondary education in keeping with the changing needs of the society। प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में 1986 में थोड़े से चेंजेस लाए गए थे, रिफॉर्म्स लाए गए थे, बिकॉज वो सोसाइटी की डिमांड थी, ठीक है। अंडर दिस पॉलिसी अ कॉमन कोर करिकुलम वाज फ्रेम्ड फॉर ऑल स्टेट्स, ठीक है। इस पॉलिसी के अंडर में सारे स्टेट्स को एक पर्टिकुलर करिकुलम फॉलो करना है, ऐसा बोला गया था। द एक्सपेक्टेशन इज दैट बाय दिस मींस ऑल स्टूडेंट्स इन इंडिया विल गेट इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। अब सबको एक ही पोर्शन पढ़ना है, तो इनको ऐसा लग रहा था कि सब लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी एजुकेशन को हासिल करने में, ठीक है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, एक दूसरे को सबका कल्चर पढ़ने मिलेगा, ज्योग्राफिकल एरिया और हिस्टोरिकल एरिया जो है वो सबको इक्वली समझ में आएगा। द प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम 1988 was prepared on the basis of the plan of action designed at the national level for the effective implementation of the national policy on education 1986। प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम 1988 में प्लान किया गया था, प्रिपेयर किया गया था। व्हाई? बिकॉज एजुकेशन जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए 1986 में एक पर्टिकुलर पॉलिसी बनाई गई थी, नेशनल एजुकेशन ऑन पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में बनाई गई थी। उसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? 1988 में।
ये क्या करने की कोशिश थी, एजुकेशन को इफेक्टिव और ज़्यादा से ज़्यादा यू कैन से दैट सस्टेनेबल बनाने की कोशिश थी, एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट वी हैव इज यूज ऑफ सैटेलाइट्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज यूज ऑफ, सो the chapter is almost half done, so this is a line of interval, uses of satellite हम लोग पढ़ रहे हैं अब, use of satellite। ठीक है, in 1975 India met with success in its attempt to use a satellite for the purpose of education। हम लोग ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च किया हम लोग ने फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन इन द ईयर 1975। नाम क्या था साइंटिस्ट का जिन्होंने लॉन्च किया? एकनाथ चिटनिस। ठीक है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने ये सैटेलाइट लॉन्च की थी। साइट सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट वाज अंडरटेकन फॉर एजुकेशनल purposes under the leadership of Space Application Center at Ahmedabad। ठीक है, अहमदाबाद से इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को रेगुलेट किया जा रहा था और पर्टिकुलरली एजुकेशन पर्पस के लिए इसको यूज करने के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ सैटेलाइट एजुकेशन केम आउट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के बाद सैटेलाइट एजुकेशन का जो डिमांड था वो भी बढ़ने लगा। अमेरिका ने इंडिया की हेल्प की थी इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम के बाद इंडिया का जो पर्टिकुलर लेवल था एजुकेशन का वो बढ़ गया। रूरल एरियाज तक भी हम लोग अभी एजुकेशन पहुंचाने में सफल हो सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज इग्लू, दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्लू। ठीक है, अभी हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं okay, this open university was established with the objective that the stream of education should make its way into every average household of the country. The United Nations had declared 1975 as the International Educational Year. In the same year, a seminar was organized in New Delhi on the subject of open university by the government of India. Open university by the government of India, Department of Education and Social Welfare, Information and Broadcasting, University Grant Commission along with UNESCO. The idea of establishing open university evolved in this seminar. एक सेमिनार रखा गया था 1970 में। ठीक है, इंडिया 1970 इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर मनाया जा रहा था और दिल्ली में उसी दिन एक सेमिनार रखा गया था जहां पर बहुत सारे यू कैन से दैट नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडीज आए थे इंडिया के, और उस सेमिनार में हम लोग ने ओपन यूनिवर्सिटी को बनाने का फैसला किया था 1974 में। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड द कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पी पार्थ सारथी जो थे वो चेयरमैन थे इस पर्टिकुलर कमिटी के, और उस कमिटी के अंडर में एक ओपन यूनिवर्सिटी चालू की गई 20 सितंबर 1985 को। 1974 में एक कमिटी बनी और उसके चेयरमैन थे पी पार्थ सारथी, और उन्होंने 20 सितंबर 1985 को एक ओपन यूनिवर्सिटी चालू की जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया इंदिरा गांधी के बिहाफ पे रखी गई थी, ऑन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, उनके नाम पे ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी रखी गई थी। Those who are unable to get college education in the formal way are given concessions in the eligibility criteria, age and other conditions for admission to this university. In the year 1990, the IGNOU started an audiovisual distance education program through Akashvani and Doordarshan. It conducted more than 1,000 curricula of various branches. It provided facilities for education through 58 training centers in the country and 41 centers in the foreign countries. इग्नू के 58 सेंटर्स हैं इंडिया में, कितने 58, और फॉरेन कंट्रीज में कितने हैं 41
41 सेंटर्स है। इग्नू क्या करता है, अगर जो लोगों को फॉर्मल वे में एकदम कॉलेज जाके पढ़ना नहीं है, पैसा नहीं है कॉलेज जाने का, तो लोग अपने एज क्राइटेरिया के हिसाब से वो लोग घर बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी है, यू कैन कम, यू कैन टेक एडमिशन, यू कैन परचेज द टेक्स्ट बुक एंड यू कैन सिट होम एंड स्टडी। ठीक है, कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं। इफ यू कैन स्टडी बाय योर ओन, यू कैन स्टडी एट योर होम, यू डोंट हैव टू पे मच फीस, क्योंकि लेक्चर्स तो तुम अटेंड करोगे नहीं। एंड दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी गिव्स rise to rural education as well, gave rise to the people who cannot afford college। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग गुड एजुकेशन टू ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया। ओके, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स साइंस। नाउ कमिंग टू रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, उसमें हम लोग साइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन द ईयर 1950 द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज CSIR ये बना था क्या ऑब्जेक्टिव से कि इंडिया को जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, इंडिया को एक साइंटिफिक रिसर्च और ओवरऑल डेवलपमेंट करने का बहुत ज्यादा जरूरत है। इंडिया को हमको लिटरेट बनाना है, बट लोगों की थिंकिंग साइंटिफिक होनी चाहिए, लोगों की थिंकिंग रैशनल होनी चाहिए, लोग साइंस में भी आगे बढ़ने चाहिए। ये CSIR इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से बनाया गया था। रिसर्च बिगन इन द फील्ड्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग एंड माइनिंग, ये सारी इंडस्ट्रीज में रिसर्च चालू की गई फिर। इन ऑर्डर दैट industry benefits from this research, contracts were signed with industrial institutes। अब केमिस्ट्री, फिजिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनके साथ फिर डील भी साइन हो गई। ठीक है, उनको फिर बनाना भी चालू कर दिया गया इंडिया में। ठीक है, दैट हेल्प टू रिड्यूस आवर इंपोर्ट्स एंड सेव फॉरेन करेंसी। हमारी कंट्री में फिर फार्मास्यूटिकल, हमारी कंट्री में फिर फिजिक्स, हमारी कंट्री में केमिस्ट्री रिलेटेड इंडस्ट्रीज चालू होना चालू हो गई और हमको फॉरेन का जो खर्चा था वो कम हो गया, हमारे जो इंपोर्ट्स थे वो कम हो गए, हम लोग एक्सपोर्ट से ज़्यादा करने लगे, हमारी कंट्री में फॉरेन रिजर्व ज़्यादा जमा होने लगा। ठीक है, दिस इंस्टीट्यूट ऑल्सो मोटिवेटेड फंडामेंटल रिसर्च। द लेबोरेटरीज ऑफ द काउंसिल ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन पार्ट इन ब्रिंगिंग बैक टू द कंट्री स्टूडेंट्स हु हैड गॉन बैक अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन। जो लोग कंट्री के बाहर हायर एजुकेशन लेने के लिए चले गए थे वो लोग भी इंडिया में वापस आ गए, ताकि उन लोग इंडिया में अभी उनको ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों का एजुकेशन मिल रहा है जो पहले नहीं मिल रहा था। ठीक है, साइंस पढ़ने के लिए लोग जो बाहर चले गए थे वो अब इंडिया में वापस आ गए और साइंस इंडिया में पढ़ रहे हैं। The achievements of CSIR include making the ink used for making voters' fingers during elections। CSIR ने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जो बहुत रिमार्केबल है, जैसे कि वोट करते टाइम जो इंक बनाई जाती है जो निकलती ही नहीं उंगली से, वो उन्होंने बनाई। ठीक है, मेडिसिन फॉर मलेरिया, फिर एलिफेंटिसिस, ट्यूबरकुलोसिस, वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई। रिडक्शन इन टाइम रिक्वायर्ड फॉर बैम्बू प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें जो इन्होंने की है ये बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट माना जाता है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। फिर उन्होंने इट ऑल्सो यूज DNA फिंगरप्रिंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट टाइम DNA और फिंगरप्रिंटिंग वगैरह और सब जो टेक्निक्स है वो चालू की गई। फिर उसके बाद जेनेटिक conducted a genetic study of the Adivasis of the Andaman and proved that those tribes are 60,000 years old and developed the earthquake early warning system। उन्होंने फिर रिसर्च की और ये पता लगाया कि अंडमान और निकोबार में जो ट्राइबल पीपल रह रहे हैं वो 60,000 इयर्स पुराने, कितने 60,000 इयर्स पुराने ट्राइबल पीपल है। और अर्थक्वेक आने के पहले जो वार्निंग दी जाती है वो मशीन्स भी उन लोगों ने बनाई, उन लोगों ने डेवलप की। सो दीज वर द रिमार्केबल अचीवमेंट्स व्हिच वर मेड बाय द CSIR। साइंस के फील्ड में इन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट लाया। इट हैज आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द यूज ऑफ नीम एज अ पेस्टिसाइड, use of turmeric for healing wounds, and in the case of patents for varieties of rice। उन्होंने बहुत सारे टाइप के राइस को पेटेंट्स दिए, बहुत सारे राइस के वैरायटीज उन्होंने बनाए, बहुत सारे फायदे बताए नीम के, बहुत सारे फायदे बताए टर्मरिक के। ठीक है, CSIR ने क्या किया, डिजिटल एनसाइक्लोपीडिया बनाया ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड मेड इट अवेलेबल 8 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। इंडिया के ट्रेडिशन के ऊपर एक एनसाइक्लोपीडिया बनाई गई CSIR के थ्रू, और उन लोग ने उस पर्टिकुलर चीज को
बहुत सारे कुछ 8 लैंग्वेजेस में, 8 इंटरनेशनल लैंग्वेज में पब्लिश किया। इसके अंडर में सब्जेक्ट्स आते हैं, वो है मैथमेटिक्स फर्स्ट। ओके, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन द मैथमेटिक्स एंड फिजिकल साइंसेज इन तमिलनाडु वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1962। मैथमेटिक्स के लिए एक इंस्टीट्यूट चालू की गई थी इन ईयर 1962 in the state of Tamil Nadu. It encouraged highest level of research in mathematics. ठीक है, computers. In the year 1969, we made the first indigenous computer named as ECU, that is ISIJU computer, as this was achieved by Indian Statistical Institute and Jadavpur University working together. जादवपुर यूनिवर्सिटी और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने मिलकर इंडिया का सबसे पहला इंडिपेंडेंट कंप्यूटर बनाया। इंडिपेंडेंट कंप्यूटर मतलब क्या, किसी और कंट्री की मदद लिए बिना हम लोग ने अपना पहला कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम था ECU। कब बनाया था? 1969। कौन बनाया था? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और जादवपुर यूनिवर्सिटी, दोनों ने मिलकर। In 1974, Tata Consultancy Limited, that Consultancy Services, that is TCS, obtained an American contract in the area of software production, and that was the beginning of the software industry in India. इंडिया में सबसे पहले, या यू कैन से दैट सबसे बड़ा कंसाइनमेंट अगर किसी भी कंप्यूटर का किया था तो वो थी टाटा कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या लिमिटेड, यू कैन से। उन लोग ने अमेरिका से एक सॉफ्टवेयर कंपनी से सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया था। उसके बाद कंप्यूटर्स also help to step up the speed of scientific research. कंप्यूटर्स फिर इंडिया में जब आ गए थे तब इंडिया की स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी, स्पीड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च वो बहुत फास्ट हो गई थी। इन द ईयर 1987 अमेरिका refused to allow India to get a सुपर कंप्यूटर। इंडिया को सुपर कंप्यूटर चाहिए था, बट इंडिया को सुपर कंप्यूटर अमेरिका ने दिया नहीं, क्योंकि सुपर कंप्यूटर सिर्फ अमेरिका के पास था। राजीव गांधी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डेवलप अ सुपर कंप्यूटर इंडिजीनियसली, मतलब उन लोग ने सोचा कि अब अमेरिका नहीं दे रही है तो हम खुद का खुद बनाएंगे, हम खुद का सुपर कंप्यूटर खुद बनाएंगे। ठीक है, 1988 में सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस्ड कंप्यूटिंग, दैट इज CDAC in Pune, and in the year 1991 the center under the leadership of Dr. Vijay Bhatkar developed the Param 8000 super computer। राजीव गांधी ने बोला हम खुद का सुपर कंप्यूटर खुद बनाएंगे। 1988 में एक कमेटी बनाई गई, फिर उसके बाद CDAC, ये एक और यू कैन से दैट सेंटर बनाया गया, और उसके अंडर में लीडरशिप किसकी थी वहाँ पर? डॉक्टर विजय भटकर की थी, और उन्होंने 1990 के आसपास, समवेयर अराउंड 1991, उन्होंने परम 8000 नाम का एक सुपर कंप्यूटर बनाया है। इट वॉज पॉसिबल बिकॉज इंडिया हैड अ विजन ऑफ मेकिंग अ सुपर कंप्यूटर। अगर हम चाहे तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। दिस पर्टिकुलर थिंग प्रूव्स दैट। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, this institute has conducted valuable research in the field of nuclear physics, solid state physics, spectroscopy, chemical and life sciences. It also started a school to train scientists for setting up nuclear reactors. It is a research center situated somewhere around चेंबूर, ठीक है, मुंबई में ही है। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक ऑफिस मुंबई में भी है, और उन लोग वहाँ पर वो सारी चीज़ें, वो सारी स्टडी करते हैं जो न्यूक्लियर टेस्ट और न्यूक्लियर यू कैन से दैट न्यूक्लियर से रिलेटेड है, एटॉम से रिलेटेड है, एंड दे स्टडी ऑल दोज थिंग्स विच आर रिलेटेड टू एटम्स। ओके, सो आई गेस द लेक्चर इज गेटिंग क्वाइट ए ह्यूज वन, बट स्टिल आई थिंक हमारा सिर्फ एक पेज बचा है, तो मैं ये भी कंप्लीट कर दूंगा आज, वरना तुम लोग का नेक्स्ट लेक्चर में डालने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज इंजीनियरिंग, वो हम लोग अभी स्टार्ट करते
है। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इंजीनियरिंग। कितने मिनट का हुआ देखने दो एक बार जरा सी। द लेक्चर हैज बिकम 40। ओके, so let us get started with the engineering part of the chapter. I hope this particular thing is visible in your mobile because engineering की spelling engineering. So इसमें पहला वाला कंटेंट है IIT. Indian Institute of Technology. India's first IIT was set up at Kharagpur in West Bengal in the year 1951. कब चालू हुआ था? In the year 1951. कहाँ चालू हुआ था? खड़गपुर। ठीक है। The objective of this institute was that higher and advanced education in all branches of engineering should be available in India and meet the country's need. इन लोग ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडिया के हर एक IIT के ब्रांच में हर एक टाइप का यू कैन से दैट कंट्री के हर एक पर्टिकुलर पार्ट में IIT जैसी चीजें खुलनी चाहिए जिससे इंजीनियरिंग लोगों को पढ़ने इजी हो जाए, या यू कैन से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाए। इजी नहीं, अगर इंजीनियरिंग इजी होती सब करते हैं। द इंजीनियरिंग कॉलेजेस एट पवई, चेन्नई, कानपुर, न्यू दिल्ली वेर कन्वर्टेड इनटू IITs। ये सारे कॉलेजेस जितने भी मैंने प्लेसेस गिनाए हैं वहाँ पर जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस थी उसको IIT में कन्वर्ट कर दिया गया। द सोवियत यूनियन दैट इज रशिया, अमेरिका एंड जर्मनी एंड यूनेस्को ऑल्सो एक्सटेंडेड हेल्प टू सेट अप दीज इंस्टीट्यूट्स। ये सारी कंट्रीज ने, यूनेस्को ने हमारी मदद की थी ताकि हम लोग IIT सेटअप कर सकें। The IITs in India were given the status of deemed university. Deemed मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। बीटेक एंड एमटेक कोर्सेज यहाँ पर कराए जाते थे। एडमिशन जो है वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू लिया जाता था। नॉमिनल फीस भरी जाती थी एंड रिजर्वेशन फॉर स्टूडेंट्स आर दी स्पेशल फीचर्स ऑफ द IIT स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स डिजर्व करते हैं उनको सर्टेन रिजर्वेशंस भी दिया जाता था। नॉमिनल फीस थी एकदम कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज यहाँ पर इंजीनियरिंग के अवेलेबल थे। In the decade from 1970 to 1980, a large number of IIT students began to leave for foreign countries, causing the brain drain crisis. इंडिया से बहुत सारे लोग IIT के स्टूडेंट्स और बहुत सारे इंजीनियर्स इंडिया के बाहर चले जाने लगे। बट फिर however ये पूरी सिचुएशन 1990 में चेंज हो गई। ठीक है, जब हम लोग ने अपनी ही खुद की इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंडिया में बनाना चालू कर दी थी। ठीक है, क्लियर? IIT were also established at Guwahati, Assam in the year 1944 and Roorkee in the year 2001. ये दो जगह पर IIT कॉलेजेस और चालू किए गए थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, ठीक है, IIM. As high quality engineers were graduating from the IITs, Center and the Center and the Gujarat government started the Indian Institute of Management to mold skilled managers. यहाँ से IIT से बहुत सारे इंजीनियर्स निकालना चालू हुए थे, IIM से बहुत सारे मैनेजर्स निकालना चालू हुए थे। ठीक है, वो लोग क्या करते थे, गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट ने चालू मिलके IIM चालू किया था। ये बेसिकली बहुत सारी जगह पे चालू हुआ था। ठीक है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इन अमेरिका हेल्प्ड IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद किसने बनाने में हेल्प किया था? हार्वर्ड स्कूल, वो अमेरिका में है। अदर IIMs have been set up at कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, कोझिकोडे, इंदौर एंड शिलोंग। ये सारी जगहों पर IIM चालू किया गया है। IIM अहमदाबाद में 2 States नाम की मूवी शूट हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, नेशनल Institute of Design. This institute was established in Ahmedabad in 1961 in order to promote industrial work. ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज के लोग, इंडस्ट्रीज के जितने भी लोग हैं जो काम करते हैं उन लोग क्वालिफाइड और स्किल्ड हो, उसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन चालू किया गया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, जैसे कि बेसिक डिज़ाइन बनाना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना, प्रोडक्ट को डिज़ाइन देना, विजुअल कम्युनिकेशन करना।
प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाना कि लोग उसको देखकर ही समझ में आ जाए कि उनको कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, ये सब चीज़ें 1963-1964 में चालू की गई थी। ये इंस्टीट्यूट में जितने भी वर्क किए जाते थे वो बहुत हाई लेवल के होते थे। उसके बाद ये लोग ट्रांजिस्टर रेडियो जो है उसको भी डेवलप करना चालू कर दिए थे, उन लोगों ने डिज़ाइन करना चालू किए थे। कैलकुलेटर्स को डिज़ाइन करते थे उन लोग, लोगोज बनाते थे इंडिया के एयरलाइंस के। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लोगो है वो भी उन्होंने ही बनाया। So there are different types of achievements which this particular sector has also done. Okay, research institutes in medical field. Medicine. In the post-independence period in the year 1949, the Indian Council for Medical Research, that is ICMR, was established in order to develop medical field in India. ठीक है, मेडिकल फील्ड को और ज़्यादा बढ़ावा मिले इसके लिए ICMR चालू किया गया था इंडिया में. It was given the responsibility of cooperating with universities, medical colleges, government and non-government research institutes and giving them guidance and financial support for research activities. इनकी जिम्मेदारी क्या थी कि जितने भी मेडिकल से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स है, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, छोटी हो या बड़ी हो, वो सबको इनको हेल्प करना है. ठीक है. 26 centers were started in different parts of the country for research on various diseases. ये ICMR के कितने सेंटर्स थे पूरे कंट्री में? 26 सेंटर्स थे तभी, और उन लोग बहुत सारे डिजीजेस पे बहुत सारी रिसर्च करना चालू कर दिए. Their research has made it possible to control tuberculosis and leprosy. उनके रिसर्च की वजह से ही आज ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रेसी जो है वो कम हो गई है या ऑलमोस्ट इरेडिकेट होने पे आई है इंडिया में से. The All India Institute of Medical Sciences, that is AIIMS, was established further to give further impetus to advance education and research in medicine. AIIMS चालू किया गया था ताकि मेडिसिन में और डेवलपमेंट आए, मेडिसिनल फील्ड में और डेवलपमेंट आए. It was given the responsibility to, उन लोग को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी एम्स को कि उन लोग अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो है जो मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ के निकले हैं उन लोग को और अच्छे से उन लोग ट्रेन कर सके इंटर्न बना के, और उन लोग को आगे हॉस्पिटल्स में जॉब दिला सके और हमारे कंट्री के जो डॉक्टर्स हैं उनको एकदम रिलायबल पोजीशन पे लेकर आकर उन लोग रख सके. ठीक है. एक जो है उनका खुद का हॉस्पिटल भी है, उनका खुद का ऐसा एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो दिल्ली में है बेसिकली उनका हेड ऑफिस, और वहाँ पर उन लोग नॉमिनल फीस में बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत सारे इलाज भी करते हैं. ठीक है. चाहे वो कोई भी बड़ा से बड़ा इलाज हो या छोटे से छोटा इलाज हो, हर टाइप का इलाज होता है, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड हो, ब्रेन से रिलेटेड हो, आइज से रिलेटेड हो. ठीक है. फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेडिकल फील्ड, द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज रीस्ट्रक्चर्ड. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फिर से रिफॉर्म हुआ था, रीस्ट्रक्चर किया गया था उसको, उसके कुछ चेंजेस लाए गए थे उसमें इन ईयर 1958, और इसके अंडर में मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया था सुपरविजन और इंस्पेक्शन करके. सुपरविजन और इंस्पेक्शन करके मेडिकल फील्ड को और ज़्यादा उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट लाने की कोशिश की गई थी. एम्स जो है ये एक दिल्ली में हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल माना जाता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटर्न बन के काम करते हैं. ये एक वो टाइप का हॉस्पिटल है जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी. इट्स अ गुड हॉस्पिटल. These institutes have the responsibility of conducting research on various diseases, developing tests and standardization of medicines. इनका काम क्या है कि जितने भी मेडिसिन है उसका स्टैंडर्ड मेंटेन रखना, उसको प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर तरीके से चेक करना, टेस्ट करना. बहुत सारे डिजीजेस हैं, जो भी डिजीज आ रही है, नई हो पुरानी हो, उन सब के ऊपर कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहना. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज कैंसर रिसर्च. The Advanced Center for Treatment, Research and Education in Cancer is a branch of the Tata Memorial Center. कैंसर ट्रीटमेंट करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? रिसर्च करने की उसके ऊपर जिम्मेदारी किसकी है? टाटा मेमोरियल सेंटर. It functions as the National Center for Treatment, Research and Education in relation to cancer. कैंसर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब इन लोग ही करते हैं, टाटा मेमोरियल सेंटर वाले. ठीक है. रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर.
ठीक है, here we are about to end the chapter because this is the last paragraph and finally I know you people have exhausted, 1 घंटे से मुझे सुन रहे हो पागल जैसा. In India, research in agriculture had begun as early as 1905. कब चालू हुआ था एग्रीकल्चर पे रिसर्च? 1905. The Indian Agricultural Research Institute was given the status of a university in year 1958. पर इस पर्टिकुलर रिसर्च सेंटर को यूनिवर्सिटी कब घोषित की गई थी? 1958 में. और डिपार्टमेंटल वाइज इसके ऊपर फिर काम चालू होने लगा, जैसे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर, रिसर्च, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज, सॉइल साइंसेस, एग्रीकल्चरल साइंसेस, इकोनॉमिक, बॉटनी एंड अदर डिपार्टमेंट्स. ये सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उसके अंडर में बनाए गए थे. रिसर्च ऑल्सो बिगेन ऑन व्हीट, पल्सेस, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स. ये जितने भी ग्रेन्स हैं उसको उगाने में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसके ऊपर भी रिसर्च चालू की गई कि इसकी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाए, इन प्रॉब्लम्स को कैसे रिड्यूस किया जाए या खत्म किया जाए. इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इज फंडामेंटल रिसर्च. इट हैज conducted on the methods of taking multiple crops in a year. सबसे बड़ा अचीवमेंट इनका क्या माना जाता है कि एक ही साल में लोगों ने मल्टीपल क्रॉप्स उगाए हैं. और वो कैसे उगाए हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन होगा या क्रॉस कल्टीवेशन होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन पैटर्न्स इन्होंने अडॉप्ट किया होगा और उसको स्टडी किया होगा, तब जाके लोगों ने ये पर्टिकुलर अचीवमेंट हासिल की होगी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. This institute maintains a library at its head office in Delhi, which is biggest agricultural related library in the country. सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंट्री में, जो कहाँ पर सिचुएटेड है? दिल्ली में. ये चैप्टर में बस इतना ही हम पढ़ने वाले हैं. इन द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लॉ, related to women contribution and role in the government. मतलब in short we are going to study about weaker sections of the society and women in the next chapter. So that's all for today's lecture. ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो गया है, जैसे 1 घंटे का हो गया है या उससे भी ज़्यादा या उससे कम का हुआ रहेगा. So this was Basit sir. Thanking you with this lecture. With that said, thank you so much. Take care. Bye bye.